अभी हम लोग रिजिड बॉडी के काइनेमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज, यही काइनेमेटिक्स है। और जब मोशन का कॉज कंसीडर करते हैं तो वो डायनामिक्स होता है। इसलिए रिजिड बॉडी मोशन का दो पार्ट कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। काइनेमेटिक्स में उसके ओरिएंटेशन को और ओरिएंटेशन में चेंज को डिस्कस करते हैं। जैसे आप बैगन का चोखा बनाते हैं तो उसमें लकड़ी डाल देते हैं और लकड़ी डालते हैं गैस निकलने के लिए, तो उसमें मान लीजिए कि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस की तरह लकड़ी डाल दिए, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। तो अब उस लकड़ी को पकड़ के आप पूरे बैगन को हिला सकते हैं। अब चूल्हे के फ्रेम से बैगन का जो लकड़ी है वो उसके बॉडी में फिक्स्ड है, तो उसको बोलते हैं बॉडी एक्सिस। और जो चूल्हे में एक्सिस फिक्स करेंगे उसको बोलते हैं स्पेस एक्सिस, या जिसके रेस्पेक्ट में इसका ओरिएंटेशन डिस्क्राइब हो रहा है। तो यहाँ पर एक फिगर है, ये है स्पेस एक्सिस या स्पेस फ्रेम जो स्थिर है, और इसके रेस्पेक्ट में ये बॉडी है, और बॉडी में भी एक्सिस है जो कि इसके ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब कर सकता है। इस केस में वो एक्सिस फिक्स कर दिया गया है, रोटेशन का एक्सिस फिक्स्ड है, और इस केस में रोटेशन का एक्सिस पॉइंट O से हरदम पास कर रहा है। तो किसी इंस्टेंट पर ये एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उस एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस, जो कि एक मोमेंट के लिए एक्सिस है, दूसरे मोमेंट पर दूसरा एक्सिस है, और सभी इसी O पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब इसमें कोई पॉइंट P लें तो वह इन जनरल एक स्फीयर में चलेगा, लेकिन अगर एक्सिस फिक्स कर दिए हैं तो वही P पॉइंट एक सर्कल में चलेगा। तो जब इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं तो एक्सिस फिक्स्ड रहता है, और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल्स बनते हैं, तो उन्हीं सर्कल्स के अलॉन्ग कोई भी पार्टिकल चल रहा है। तो एक पार्टिकल P है जिसका O से हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये रेडियल लाइन हो गया, इसी सर्कल में ये जा रहा है। उसको यहाँ देखें तो वो इस सर्कल में जा रहा है। अगर एक इंस्टेंट पर देखें तो एक इंस्टेंट पर ये पॉइंट P यहाँ से यहाँ गया, तो एक स्मॉल एंगल से चेंज करेगा, ये रेडियल लाइन OP स्मॉल एंगल से टर्न करेगा। तो उस स्मॉल एंगल को बहुत छोटा कर दें, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तब उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल एंगल, और उसको d थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। d थीटा कैलकुलस का टर्म है, जिसमें dx, dy, dz ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ एंगल का d थीटा इज ए वेरी स्मॉल एंगल। अब देखना यह है कि d थीटा यहाँ भी है, d थीटा यहाँ भी है। अब जिधर d थीटा है उधर राइट हैंड के फिंगर को टर्न कीजिए और थंब के अलोंग एक वेक्टर इमेजिन करें जिसका लेंथ d थीटा के प्रोपोर्शनल है। तब इस वेक्टर को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये स्मॉल वैल्यू रहने पर किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे 3 डायमेंशन में, तो वो एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये लार्ज वैल्यू रहेगा तो वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसको हम लोग शो कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से। जैसे मान लें कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रियल दिख रहा है। अब इसको इस एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहे हैं 90 डिग्री से, ऐसे टर्न कर रहे हैं। ये रोटेशन हुआ तो ये चला जाएगा ऐसे, 90 डिग्री आ गया। अब ये चीज़ दिख रहा है। इसके बाद इस एक्सिस के अबाउट जो आपकी ओर है, इसको ऐसे टर्न किया तो 2 रोटेशन दिया। अब देखिए रियल यहाँ पर है। अब फिर इसको इनिशियल स्टेज में ले आए और पहले इसके अबाउट टर्न किया तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके अबाउट टर्न किया तो ऐसे हो जाएगा। तो दोनों स्टेट जो है डिफरेंट है। इसका मतलब है कि 90 डिग्री से जब आप टर्न करते हैं 2 बार डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो जो भी रिजल्ट आता है उसको कुछ मान लेते हैं कि बॉक्स ऐसे बन गया। अब पहले वाई के अबाउट टर्न करते हैं, वाई के अबाउट, और तब एक्स के अबाउट टर्न करते हैं, तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ जाता है।
तो इसका मतलब है कि डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1। तो इसको कहते हैं कि ऑर्डर उलट देने पर रिजल्ट डिफरेंट हो गया, तब ऐसी हालत में कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ओबेड। तो इसलिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अगर कंसीडर किए जाएंगे तो दे विल नॉट ओबे द वेक्टर नेचर। तो इसलिए लार्ज एंगुलर क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर्स। सो डेल्टा इज ए फाइनाइट चेंज, डेल्टा थीटा इज नॉट ए वेक्टर। लेकिन अगर स्मॉल एंगल्स देंगे, इसे इसको रिपीट करें स्मॉल एंगल्स के लिए, ये बहुत ही छोटा एंगल से चेंज करना है, ऐसे चेंज किया थोड़ा सा, तो ये डी थीटा 1 हुआ इसके अबाउट। इसके बाद अब इसके अबाउट चेंज करेंगे तो ये हुआ, ये डी थीटा 2 हो गया। अब वापस करें इसको बैक, तो पहले इसके अबाउट चेंज करें और तब इसके अबाउट चेंज करें, तो दोनों का पोजीशन ऑलमोस्ट सेम आएगा। इसलिए स्मॉल एंगल्स बिहेव लाइक वेक्टर्स, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स बिहेव लाइक वेक्टर्स। तो ये चीज़ अगर हम लोग रिड्यूस कर दें, इसका वैल्यू बहुत छोटा कर दें, तो उसको लिखते हैं डी थीटा 1। तो डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज द सेम एज डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। तो बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग इसको वेरीफाई किए हैं और इसको अदर मैथमेटिकल वेज में भी दिखाया जा सकता है। इसलिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिहेव्स लाइक ए वेक्टर। और वह वेक्टर डिफाइन कैसे किया गया है, तो यही राइट हैंड रूल से डिफाइन किया गया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है उसको ग्रैब कीजिए एक्सिस को ऐसे, और इस पर ये जो डायरेक्शन है वो घूमने का डायरेक्शन है। तो ऐसे अगर घूम रहा है तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। तो ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डेल्टा थीटा था इसको कहते हैं फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो दो तरह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स हो गए। लार्ज वैल्यू वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहेंगे फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल एंगल वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट, उसको कहेंगे इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट satisfy the conditions of commutativity of vector addition and they are declared as vectors, whereas finite angular displacements do not satisfy the commutativity of addition of two vectors and therefore they are declared not vectors. So finite angular displacement in three-dimensional rotation are not vectors. Infinitesimal angular displacements are vectors. जब आप आते हैं फिक्स्ड एक्सिस के केस में, तो यहाँ पर एक ही एक्सिस है, उसमें एक्सिस परपेंडिकुलर मैंने लिया था, यानी डिफरेंट एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसीडर किया था। इस केस में एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा। बड़ा भी डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वो ओबे करता है। फिक्स्ड एक्सिस रहेगा तब इसको वेक्टर के लॉ से आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सिस बहुत सारा है, वेरिएबल है, तब उस हालत में तो इन जनरल कोई भी क्वांटिटी वेक्टर डिक्लेयर्ड कर दी जाएगी तो सभी केस में वेक्टर शो करनी चाहिए। तो इस केस में नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जनरल है कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट वेक्टर्स। तो यहाँ पर ये एक्चुअली कंपोनेंट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, इनके कंपोनेंट्स हैं, उनमें ये रिलेशन वैलिड है। एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स, फिक्स्ड एक्सिस में हम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं, और अगर एक्सिस इंस्टेंटेनियस हो या वेरिएबल हो या मैनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर ओनली इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स
बिहेव लाइक वेक्टर्स, और उनको डिफाइन करने का यही तरीका है। तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला टर्म हुआ। चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो चेंज है उसके लिए डी लगा हुआ है, और थीटा जो है इसका किसी रेफरेंस लाइन ओ एक्स के साथ थीटा एंगल है जो पोजीशन दे रहा है, दिस इज एंगुलर पोजीशन। और इस थीटा में जो चेंज आया डी थीटा, वो हुआ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, उसी को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन डिसाइड होगा राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से भी डिसाइड कर सकते हैं। राइट हैंडेड स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ भागता है, और थंब को ऐसे मोड़ेंगे फिंगर्स को तो थंब ऐसे उसी डायरेक्शन में एडवांस करता है। तो दोनों इक्विवेलेंट रूल हैं, किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो ये अपने हाथ में रहता है, ये इजी है यूज करना। तो इस तरह से डी थीटा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट एंगल का जो यूनिट होता है वही होता है रेडियन, इसका यूनिट होगा, या डिग्री में भी लिख सकते हैं, डिग्रीज 90 डिग्रीज π/2 रेडियन। इट इज डायमेंशनलेस बिकॉज एंगल्स हैव नो डायमेंशन। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका 1 है, इज डायमेंशनलेस। इसका यूनिट रेडियन है और ये डायमेंशनलेस। The second quantity we define is angular velocity. तो मेन फर्स्ट क्वांटिटी को जैसे डिफाइन किए हम लोग डी थीटा के रूप में, और डी थीटा से मुड़ने में टाइम लगेगा, वो भी बहुत छोटा टाइम होगा, उसको dt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ टर्निंग यही कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी, ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और आप जानते हैं कि टाइम हमेशा इंक्रीज करता है, इसलिए dt का मतलब हुआ पॉजिटिव। तो किसी भी पॉजिटिव स्केलर से अगर इसको वेक्टर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन सेम रहता है, इसलिए ओमेगा का डायरेक्शन वही है जो डी थीटा का है। तो जिस तरह से आप ये एंगल दिखाए हैं डी थीटा का, उसी तरह से ओमेगा का भी डायरेक्शन इसी लाइन पर आएगा। तो बॉडी ये है, अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो फिंगर वैसे ही घुमाने पर ओमेगा आएगा ऐसे। डी थीटा एंड ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन। तो इस केस में भी जिधर डी थीटा है उधर ही ओमेगा होगा। और इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन, और सेकंड का रेशियो ओमेगा का यूनिट है ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर लगा रहा है तो उसको 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। 1 रिवॉल्यूशन या 1 रोटेशन, उसमें जो एंगल टर्न होगा इस लाइन के द्वारा, ये लाइन एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल टर्न करेगी, तो उस 2 पाई को साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल। तो इसलिए इसका दूसरा यूनिट साइकिल्स पर सेकंड भी है, CPS, साइकिल पर सेकंड। अब एक साइकिल पर सेकंड का मतलब हुआ 2 पाई रेडियन पर सेकंड, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। दूसरा यूनिट इसका है RPS, रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर सेकंड, RPS। तो ये भी उतना ही है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। और एक यूनिट होता है RPM। RPM ज़्यादा यूज होता है फैन वगैरह का स्पीड के लिए। तो RPM इज 2 पाई रेडियन पर मिनट।
तो पर मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पाई में डिवाइड हो जाएगा 60 से, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह का ये कन्वर्शन कर सकते हैं आपस में। एसआई यूनिट यही है, बाकी सब नॉन एसआई है जो कि कॉमन बोलचाल में यूज होता है, उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा और डी थीटा एक ही डायरेक्शन में है और ओमेगा भी एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है। तो इन सारे वेक्टर्स को एक्सिस के अलोंग डिफाइन किया गया है और इस डायरेक्शन में कोई फिजिकल बॉडी नहीं जा रहा है, केवल ये एक्सिस के अलोंग डिफाइंड वेक्टर्स हैं, इनको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। और वेलोसिटी जो है पार्टिकल का, जिधर वेलोसिटी होता है उधर फिजिकल मोशन भी होता है, वो रियल वेक्टर कहलाता है या पोलर वेक्टर कहलाता है। और एंगुलर क्वांटिटीज आर एक्सियल वेक्टर्स। तो डी थीटा भी एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है। इसी तरह से ओमेगा भी अगर चेंज करे टाइम के साथ तब डिफाइन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से बदल सकती है इस पर विचार करते हैं। तो हमने आपके सामने 3 फिगर डिस्प्ले किए हैं। पहले फिगर में स्पीड, रोटेशन का स्पीड बढ़ रहा है। जैसे फैन को जब ऑन करते हैं तो धीरे धीरे एंगुलर स्पीड उसका रेस्ट से बढ़ते बढ़ते कुछ फाइनाइट वैल्यू तक जाता है और बाद में स्थिर हो जाता है। तो शुरू में क्या हो रहा है कि उसका ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सिस उसका वही है। ओमेगा में चेंज जो आ रहा है वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में ओमेगा है। दूसरा सिचुएशन ये दिखाता है, फैन को ऑफ कर दीजिए, चलते हुए फैन को ऑफ कर दें तो उसका ब्लेड्स धीरे धीरे घूमना स्लो करेगा और अंत में रुक जाएगा। तो उस समय, जिस समय रोटेशन कम हो रहा है, उस समय डी ओमेगा का डायरेक्शन नीचे की ओर है और रिजल्टेंट ओमेगा डिक्रीज कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नीचे की ओर है, इसमें चेंज ओमेगा की ओर है। तो ये ओमेगा के अपोजिट चेंज हो रहा है। इसमें अगर dt से हम डिवाइड कर दें तो इसी को कहेंगे रेट ऑफ चेंज। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है और इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में है। लिनियर वेलोसिटी में जिस तरह से हम लोग एक्सेलरेटर को ऑन करते हैं और स्पीड बढ़ने लगता है, ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घटने लगता है, तो उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ पर ऑन किया, स्पीड बढ़ रहा है, एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है और यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिसेलरेशन हो रहा है, यानी ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हुआ है कि हमने ओमेगा में चेंज लाया है, लेकिन वह चेंज ओमेगा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और ओमेगा चेंज कर रहा है डायरेक्शन के कारण, उसका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। तो इस तरह से जैसे पेन को रोटेट कर दिया उस तरह से, तो ये ओमेगा का लेंथ सेम है तो इसका चेंज इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये डी ओमेगा इस तरह से है। जैसे आप जा रहे हैं आगे की ओर और साइकिल का चक्का ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसका एक ओमेगा है। अब हैंडल को ऐसे घुमाया तो चक्का का एक्सिस भी टर्न करेगा, तो एक्सिस टर्न करने से क्या हुआ, ओमेगा टर्न कर गया। तो उस तरह के केस में जो डी ओमेगा बाई डी टी होगा, इट विल बी नॉर्मल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जनरल केसेज हो गए। अब इनका ही कॉम्बिनेशन कोई और केस हो सकता है कि जैसे ओमेगा ये है और डी ओमेगा ऐसे है, तो इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो ये वाला जो केस होगा वो इस तरह का हो जाएगा और ये वाला केस इस तरह का हो जाएगा, इसलिए इन्हीं का कॉम्बिनेशन ये होगा। तो इस तरह के केसेज में जहाँ पर ओमेगा फिक्स्ड नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। The rate of change of the angular velocity is called angular acceleration.
और इसका सिंबल अल्फा या बीटा हम लोग देते हैं, अल्फा मान लें तो अल्फा इज डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका यूनिट हो जाएगा, ऊपर वाले का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। और डायमेंशनल फार्मूला, रेडियन डायमेंशनलेस है, ये टाइम का dt होगा, तो टी स्क्वायर है इसलिए ये t का -2, इतना ही इसका डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये वेक्टर नेचर जनरल हम लोग बताए। अगर एक्सिस फिक्स्ड रहेगा, एक्सिस अगर फिक्स्ड है तब उस हालत में अल्फा का कंपोनेंट ले सकते हैं। एक्सिस अगर मान लें कि जेड एक्सिस है तो अल्फा जेड डी ओमेगा जेड बाई डी टी, और जेड अगर अंडरस्टूड है तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी भी लिखते हैं, जिसमें ये अंडरस्टूड रहता है कि ये कंपोनेंट्स है। तो इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन जनरल केस में डिफाइन होता है। अब इसको यूज करके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चंस का। अब ये क्वेश्चन है, इसमें फैन टर्न कर रहा है, उसके टर्न करने का रेट यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड नॉट चेंजिंग इन डायरेक्शन, एक ही सेंस में टर्न करते जा रहा है। तो यहाँ पर टर्न करने का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू है। ये मान लें कि ब्लेड है और ये ऐसे लटका हुआ है, इसके अबाउट टर्न कर रहा है, ऐसे टर्न कर रहा है, वैसे फिंगर करेंगे तो वेक्टर ओमेगा ऊपर की ओर ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे अगर हम लोग जेड एक्सिस ले लें, एक्स वाई प्लेन में ये टर्न कर रहा है और जेड एक्सिस उसके नॉर्मल है, देन ओमेगा जेड विल बी सिंपली ओमेगा, और डी थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, तो डी थीटा का जो कंपोनेंट होगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा उधर ही कंपोनेंट हो गया और ये ओमेगा हो गया, इसलिए डी थीटा अगर निकालें तो ओमेगा डी टी। चूँकि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने में ये डेल्टा थीटा हो जाएगा और ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 300 आरपीएम, और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, तो इससे एंगल टर्न निकलेगा। इसका यूनिट कंसिस्टेंट करेंगे 300 रोटेशंस 2 पाई पर मिनट, तो ये 60 सेकेंड हो गया, रेडियन पर सेकेंड, और इसमें 10 सेकेंड है, तो सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा और रेडियन बचेगा, तो ये 30 होगा, 100 10 पाई, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 3 हो गया और ये 10 हो गया, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ पर कट के इधर 10 भी है तो 100 हो जाएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से एंगल टर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, when a fan is switched on, it attains an angular velocity of, वही मान लेते हैं 300 आरपीएम इन 10 seconds, assuming
the angular acceleration uniform, find its value। तो ये क्वेश्चन है, शुरू में फैन रेस्ट में है, इनिशियल ओमेगा 0 है, इनिशियल ओमेगा को ओमेगा नॉट लिखते हैं, और फाइनल ओमेगा दिया हुआ है, फाइनल ओमेगा इज 300 आरपीएम। एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा इज कांस्टेंट। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ निकाले हैं, इसको याद रखेंगे कि जब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो ये वैलिड है, और ओमेगा अगर वेरी करेगा, जैसे इसमें हो रहा है, फैन ऑफ था और उसको स्विच ऑन किया गया, तो 0 से उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते इतना हो गया 10 सेकेंड में। तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन उसका रहा है इस दौरान? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो अल्फा को लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, और डी ओमेगा हो जाएगा अल्फा डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आएगा डेल्टा ओमेगा और इधर अल्फा डेल्टा टी। तो यूनिफॉर्म रहने पर ये इक्वेशन वैलिड है। इसमें कंसीडर यही करना है कि सभी सेम एक्सिस की ओर कंपोनेंट रहेंगे। तो जेड एक्सिस अगर मन में रखे तो उसकी ओर ये कंपोनेंट्स है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा ओमेगा मीन्स चेंज इन ओमेगा, तो फाइनल ओमेगा यही है और शुरू का ओमेगा 0 है, तो चेंज हो जाएगा इतना माइनस इतना। 300 आरपीएम यूनिट के साथ लिखेंगे -0 इक्वल टू अल्फा जेड फाइंड आउट करना है, और डेल्टा टी 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके अल्फा जेड फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा जेड इज 300 आरपीएम डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, और 300 आरपीएम को बदल लेंगे 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। तो इस तरह से ये अल्फा जेड फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये पाई बाई 30 हुआ, इससे 30 से ये 10 हो गया और 10 से कट गया, तो पाई केवल रह गया, पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के लिए फार्मूला बन गया। यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के लिए बना, ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बना। ये एग्जाम्पल एक फार्मूला ही है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है टी इक्वल टू 0 पर, और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो शो करना है कि वो टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल से टर्न करेगा। तो डेल्टा थीटा का एक्सप्रेशन इतना शो करना है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फा और ओमेगा में जो रिलेशन है उससे। दैट रिलेशन इज डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा ओमेगा इज इनिशियल ओमेगा और फाइनल ओमेगा का डिफरेंस, और ये इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम का डिफरेंस। तो इससे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो इस तरह से ये हो जाता है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये डेल्टा थीटा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग डेल्टा थीटा, ये ओमेगा नॉट डेल्टा टी या टी -0, और ये हाफ अल्फा टी स्क्वायर -0 स्क्वायर, डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
This is a formula for rotation about a stationary axis, angle turned. Next example, show that omega square is omega naught square plus 2 alpha delta theta. इसको शो करने के लिए सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे. यूजिंग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका स्क्वायर कर दें. ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी, 2 ए बी टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर. अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ से 2 और अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा कॉमन ले लिए, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. इसके बाद यूज कर देंगे डेल्टा थीटा वाला एक्सप्रेशन. यूजिंग डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा. तो ये एक फार्मूला बन गया जो कि डेल्टा थीटा के टर्म में ओमेगा को एक्सप्रेस करता है. इसको यूज करके एंगल टर्न इन nth यूनिट टाइम भी निकाल सकते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिख देते हैं. शो दैट द एंगल टर्न इन nth यूनिट टाइम is given by delta theta n ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है प्लस n माइनस हाफ अल्फा, where omega naught is the initial angular velocity and alpha is the uniform angular acceleration. टाइम बीतता है तो t का वैल्यू बढ़ते जाता है. मान लो कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक के टाइम को कहेंगे फर्स्ट सेकेंड, t इक्वल टू 1 से 2 तक को कहेंगे सेकेंड सेकेंड, 2 से 3 तक t का वैल्यू जाएगा तो थर्ड सेकेंड होगा. इसलिए nth यूनिट टाइम का मीनिंग होगा n-1 से n सेकेंड तक. तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n. इतने टाइम में कितना चेंज हुआ एंगल में, इसी को लिखा हुआ है डेल्टा थीटा n. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ये इक्वेशन है, ओमेगा की वैल्यू है. अब डी थीटा को उधर ले जाएं तो ये डी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा डी थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा उसको n-1 से n तक ले जाएंगे. तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा n. यहाँ से देखिए ये ओमेगा नॉट हो गया और डी टी का इंटीग्रल t हुआ,
ये लिमिट रखना है अपर लोअर, अल्फा t²/2 हुआ और लिमिट रखना है n-1 टू n, ओमेगा नॉट n-1, अपर लिमिट पहले रखते हैं, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। इस तरह से यहाँ α/2 हो गया इधर, और ये n का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, तो ये ओमेगा नॉट हुआ, n कैंसिल हो गया, 1 में भी यूनिट है इसलिए ओमेगा इंटू 1 यहाँ पर एक्चुअली छिपा हुआ है, और प्लस α/2, और इसको वर्कआउट कर सकते हैं, तो a² माइनस b² करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो इट इज ओमेगा नॉट प्लस n(2n) हो गया, तो α/2 2n-1 इंटू 1, अब हमें दिखाना था इसको अंदर ले जाएं तो अल्फा हो जाएगा इधर और n-½ हो जाएगा, दिस वाज टू बी शोन, यही इसका आंसर हो गया। अल्फा नॉट, अल्फा जो है कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कंडीशन यही है, अल्फा इज कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने 5 इक्वेशंस डिराइव करने थे, और एक इक्वेशन है एवरेज एंगुलर स्पीड का, सो दैट ओमेगा बार इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा/2 t, where omega naught is initial angular velocity and omega is angular velocity, the angular velocity at time t. Acceleration, angular acceleration is uniform. ये कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये फॉर्म लागू होता है। So it is obvious that average omega is angle turned by time taken. जितना एंगल से टर्न किया वो टोटल डेल्टा थीटा, और यहाँ पर डेल्टा थीटा विल बी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t², और डेल्टा टी इज t-0। तो इसको आप वर्कआउट करें तो t से t कट गया, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए सिंप्लीफाई करें तो 2 नीचे हो गया, और ये 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा प्लस अल्फा टी। अब एक ओमेगा को इसके साथ एसोसिएट कर दें तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इसको एक साथ कर लें, ये टी नहीं रहेगा, ये टी नहीं है, ये ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा/2, इनिशियल फाइनल ओमेगा का सम का आधा है, एवरेज ओमेगा। और यहाँ से देखें तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो जाएगा एवरेज ओमेगा इंटू डेल्टा टी, तो उससे एक फार्मूला निकाल सकते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सिस फिक्स्ड है तो हमारे पास 5 इक्वेशन आ गया। एक हो गया ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और दूसरा हो गया डेल्टा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t²। तीसरा इक्वेशन
ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और इक्वेशन आया डेल्टा थीटा इन nth यूनिट टाइम ओमेगा नॉट प्लस n माइनस हाफ अल्फा। 5 नंबर एवरेज ओमेगा इनिशियल फाइनल का सम बाय 2। एक और ऐड कर सकते हैं एंगल टर्न्ड, नंबर ऑफ रोटेशंस कभी कभी पूछता है, नंबर ऑफ रोटेशंस, कितना चक्कर बॉडी लगाया, तो नंबर ऑफ रोटेशंस इज जस्ट 2 पाई से डिवाइड कर दें तो ये नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएगा।